Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic 1848, the Revolution of Liberals. So this is the topic of class 10th history, chapter number 1. So हम लोग एक मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो कि था कि किस तरीके से 1830 टू 1848 वाला जो टाइम पीरियड है ये एजेस ऑफ रेवोल्यूशन है। इसका मतलब इस वाले टाइम पीरियड में ना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे रेवोल्यूशंस हुए हैं। तो हमने काफी सारे टॉपिक्स जो हैं सब टॉपिक्स इसके अंदर पढ़े, किस तरीके से कल्चर का इस्तेमाल करके नेशनलिज्म को बढ़ाया गया। इसके अलावा ये जो पूरा टाइम पीरियड था 1830 टू 48 वाला, इसके बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे, भूखमरी थी और इस सबसे परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया। अब हम बात करेंगे लिबरल्स के रेवोल्यूशन की। अब जब भी हम लिबरल्स की बात करते हैं तो मतलब अगर आप पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको कनेक्ट हो गया होगा कि हम लिबरल्स को जोड़ रहे हैं मिडिल क्लास से। कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये जो आइडिया है लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का, ये आइडिया मेनली मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम मेनली यही चीज देखने वाले हैं कि 1848 के टाइम पे किस तरीके से जो मिडिल क्लास है, लिबरल मिडिल क्लास, उसने रेवोल्यूशन किया। जो हंगर वाला पूरा ये वाला जो टॉपिक था, हंगर हार्डशिप, इस वाले में हमने मेजरली देखा था यहाँ पे गरीब लोग जो हैं, जो मतलब एकदम भूखे मर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, ऐसे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। बट इन दिस सेक्शन you will get to see how the middle class is also getting involved in revolutions, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे अब वो revolutions कर रहे हैं। खैर ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हाँ भाई मिडिल क्लास जो है वो ऐसी क्लास है जो डायरेक्ट राजाओं से, ऑटोक्रेट्स से पंगा लेने को तैयार है, तो इनका तो रेवोल्यूशन करना बनता भी है। तो यही चीज हम देखते हैं इस सेक्शन में। So parallel to revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle classes was underway. तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि भाई पिछले सेक्शन में हम पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग लोग जो भूखे मर रहे हैं, ऐसे लोग, किसान, ये सारे लोग मिलके यूरोप के अलग अलग हिस्सों में क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। और इन्हीं के रिवोल्ट के साथ साथ पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, मतलब एक तरफ तो गरीब लोगों का रिवोल्ट चल रहा था और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो भी आगे आ रही थी रेवोल्यूशन करने के लिए। अब मतलब एक तरीके से धीरे धीरे जो एक बड़ा रेवोल्यूशन है जिसे कि मिडिल क्लास लाने वाली थी वो आने ही वाला था, एकदम रास्ते में था। ठीक है, तो एक तरफ रिवोल्ट था पुअर का और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ जो मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन है वो आ रहा था। अब फरवरी 1848 के टाइम पे जो फ्रांस में इवेंट्स हुए जिसमें हमने देखा कि जो पेरिस में लोग हैं वो एक साथ मोनार्क की तरफ बढ़ने लग गए। मतलब बहुत बड़े लेवल पे पेरिस के जो लोग हैं फ्रांस में, उन्होंने रिवोल्यूशन किया और उसकी वजह से जो राजा था वो डर के भाग गया और वापस से 1848 में फ्रांस में नेशनल असेंबली स्टैब्लिश हुई और उस टाइम पे वहां पे यूनिवर्सल मेल सफरेज ला दिया गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं ये हंगर हार्डशिप वाले टॉपिक के अंदर ये वाला जो हमने पढ़ा था कि 1848 वाज वन सच ईयर, जिसमें कि क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली वापस से आ गई थी और सबको सफरेज अलाउ कर दी गई थी, मतलब राइट टू वोट सारे मेल्स को अबव 81 दे दिया गया था। ठीक है, तो ये वाले सेक्शन में हमने जैसे देखा था ना कि 1848 के टाइम पे किस तरीके से जो फ्रांस है उसमें बहुत बड़ा अब चेंज आ गया। तो अब ये जो चेंज आया है फ्रांस में, इसका असर अगेन हमें पूरे यूरोप में देखने मिलेगा। ये चीज हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरीके से फ्रांस जो है वो ज्यादातर क्या रहा है, चीजों को शुरुआत करने वाला रहा है और फ्रांस में जो भी कुछ होता है ना उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे काफी ज्यादा होता है। जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मेटरनिक ने क्या कहा था कि अगर फ्रांस को छींक भी आ जाती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, कुछ उस तरीके का सीन है। तो जब 1848 के टाइम पे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया और वापस से मोनार्की को हटा के नेशनल असेंबली आ गई, तो डेफिनेटली इसका असर पूरे यूरोप पे होने वाला था। तो यूरोप के जो दूसरे पार्ट हैं जो कि अभी
इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं बने थे। जैसे फ्रांस जो है वो एक तरीके से अब इंडिपेंडेंट नेशन की तरह था, उसका मतलब यूनाइटेड हो रखा था वो फिर भी काफी हद तक। बट जो दूसरे ऐसी जगहें थी यूरोप में जो कि अभी एकदम नेशन स्टेट्स नहीं थे, अभी वो देश नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे यहाँ के जो मेन एंड वुमेन थे जो कि लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, वो सब एक साथ आए, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि फ्रांस को देख के बाकी जो यूरोप के देश थे, देश नहीं बोलेंगे, बाकी जो यूरोप की जगहें थी जो कि अभी प्रॉपर नेशन स्टेट नहीं बने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, तो ये क्या है, ये अभी नेशन स्टेट नहीं बने हैं। इन जगहों के रहने वाले जो मैन एंड वुमेन है, औरत आदमी है, और स्पेसिफिकली ऐसे औरत आदमी जो लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब ऐसे लोग थे जिनके पास अभी जॉब थी, जो या तो बिजनेसमैन थे, या तो वो प्रोफेशनल्स थे, या तो वो मतलब अच्छा काम करते थे, है ना, मतलब जैसे वर्किंग ग्रुप से वो बिलोंग कर रहे हैं, बट जैसे मैनेजर वगैरह हैं, कोई ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जाके वो, तो बेसिकली ये जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले मैन एंड वुमेन हैं, ये सारे इकट्ठा हुए और ये कहने लगे कि भाई हमें अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कि पूरे देश को गवर्न करे, जो कि हमें ये बताए कि देश चलेगा कैसे, और इसके साथ साथ हमें चाहिए नेशनल यूनिफिकेशन। तो इन जगहों के लोग अब कह रहे थे कि भाई जर्मनी जैसे अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, हमें क्या चाहिए कि वो पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाए और यूनिफाई हो जाए। इसी तरीके से जो इटली है, वहां के लोग सेम चीज बोल रहे थे कि अब हमें टूटा फूटा इटली नहीं चाहिए, हमें यूनिफाइड इटली चाहिए और हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे, एक ऐसा स्टेट बनाएंगे, नेशन स्टेट जिसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो इन सारे लोगों ने, ये जो जर्मनी, इटली, पोलैंड वगैरह वाले लोग हैं, इन लोगों ने बढ़ते हुए पॉपुलर अनरेस्ट का फायदा उठाया। मतलब चारों तरफ उथल पुथल हो रही है, चारों तरफ रिवोल्ट ही रिवोल्ट हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। जब चारों तरफ रिवोल्ट हो रहे हैं, चारों तरफ मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तो हम क्यों नहीं। तो इन लोगों ने भी आवाजें उठानी शुरू की और उन्होंने बोला कि अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करे। मतलब कि हमें हमारा एक यूनिफाइड नेशन चाहिए, एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग चुनकर आए और वो सारे जो चुने हुए लोग हैं वो एक जगह पे आके बैठे और पूरे देश के लिए डिसीजन ले। तो जो पूरे चुने हुए लोग, इलेक्टेड लोग जब एक साथ आके बैठेंगे तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट, राइट। जैसे हमारा पूरा देश है, इंडिया है, इंडिया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन, इलेक्टेड पर्सन जो है आता है, और वो इलेक्टेड पर्सन हमारे न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसमें जाके बैठते हैं और वहां पे डिस्कशन होती है, वहां पे लॉज वगैरह बनते हैं। तो वहां पे बेसिकली पार्लियामेंट में क्या होता है, देश को चलाने के लिए डिस्कशंस होती हैं। तो अब लोग यही बात कर रहे थे कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहिए, ठीक है, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी अपनी मर्जी से कंट्रोल ना करने की कोशिश करे। जैसे जो राजा वाला सिस्टम होता है जिसमें प्योर मोनार्की जो रहती है, उसमें राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, और लोगों को ये कुछ भी पसंद नहीं था। लोगों को ये था कि भाई तुम हमारे साथ ऐसे कोई भी अत्याचार नहीं कर सकते, राजा के ऊपर भी तो कोई लिमिटेशन होनी चाहिए ना। तो राजा की पावर को लिमिट करने के लिए, राजा की पावर पे थोड़ा रोक लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा था, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पर्सन को मन मर्जी से रोका जा सके। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, कि अगर कोई न्यूज़पेपर, अगर कोई मैगजीन है, वो अपनी मर्जी से कोई भी ऑन ग्राउंड जो रियलिटी अगर उसे दिखाना चाहता है तो वो फ्रीली दिखा सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो राजा हैं, जो मोनार्क हैं, वो क्या करते हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाएगा तो उसको बैन कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस छिन जाता है। मतलब कि जो प्रेस है, मान लो जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजा की मर्जी से ही काम कर सकते हैं। अगर वो राजा के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, मान लो राजा ने किसी के साथ अत्याचार किया और कोई न्यूज़पेपर उसको दिखा रहा है कि भाई राजा ने ऐसा गलत किया है, तो राजा उस न्यूज़पेपर वाले को मार डालेगा,
बोल देगा कि भाई अब इसको जेल में डाल दो। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लोग छुटकारा चाहते थे और इसीलिए वो कह रहे थे हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमें प्रेस पे कोई रोक टोक नहीं चाहिए और हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से हम एसोसिएशंस बना सके, ग्रुप्स बना सके। अब जर्मनी की बात करें अगर हम, तो जर्मनी में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के लोग हैं, जो कि जैसे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट जो है वो सिटी है जर्मन में। तो जर्मन में क्या हो रहा है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस है वो एक साथ इकट्ठा हो रही हैं और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर कौन है, ठीक है, मेंबर कौन है, इनके मेंबर है मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में और इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये सारे लोग मिलके वोट करेंगे और जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। जैसे फ्रांस में फ्रांस की नेशनल असेंबली बनी थी, तो अब उसी तरीके से जर्मन के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे थे कि अब हमें भी हमारी जर्मन नेशनल असेंबली चाहिए। इस असेंबली में हम अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चुन के भेजेंगे, ठीक है। पूरे जर्मन के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाएगा और जर्मन नेशनल असेंबली में वो बैठेगा और वो उसका पार्ट बनेगा। सो 18 मई 1848 में क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने एक फेस्टिव प्रोसेशन निकाली, एक तरीके से मतलब जैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, और फिर जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन जीत जाता है कहीं पे, तो वो पर्सन फिर क्या करता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसके सारे जो सपोर्टर्स है वो घूमते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, इन्होंने पूरा मार्च निकाला, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमे और उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि हाँ भाई अब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और सेलिब्रेट किया इस तरीके से प्रोसेशन निकाल के, जुलूस निकाल के। और इस तरीके से मार्च करते करते ये जो लोग हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सेंट पॉल में चर्च, सेंट पॉल चर्च जो है उसमें पार्लियामेंट लोगों ने बनाई थी, तो वहां पे ये सारे 831 जो लोग हैं वो मार्च करते हुए, मतलब चल चल कर वो इस पार्लियामेंट में पहुंचे, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट मतलब ऐसे कोई स्पेशली नहीं बनाई थी, बट जो चर्च था सेंट पॉल, उसी में वहीं पे सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे, तो वही जगह उन लोगों ने पार्लियामेंट के तौर पे चुनी थी। तो और सारे लोग जो है वो मार्च करते हुए, प्रोसेशन निकालते हुए इस जगह पे आए। उन्होंने जर्मन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये जो जर्मन नेशन है, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई इसको हेड किया जाएगा मोनार्की के द्वारा। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भले ही आजादी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, बट अभी भी वो मोनार्की को पूरे तरीके से नहीं हटा रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ अभी जा रहे हैं, वो पूरे तरीके से मोनार्की को एलिमिनेट नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, जैसे जर्मन में क्या हो रहा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा नेशन है, जर्मन नेशन, उसको हेड कौन करेगा, एक मोनार्क करेगा। बट वो मोनार्क जो है वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा, मतलब कि मोनार्क अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, मोनार्क जो है वो पार्लियामेंट की मर्जी से हर काम करेगा। जैसा पार्लियामेंट उसको सजेशन देगी, जो पार्लियामेंट उसको बताएगी, वैसे ही मोनार्क को करना होगा, राजा को करना होगा। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है जर्मन में लाई जा रही थी। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it. अब ये जो जितने भी नेशनल असेंबली वाले लोग हैं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक सपना देखा कि भाई जर्मन नेशन होगा, जर्मन नेशन को हेड कौन करेगा, मोनार्क करेगा, और वो मोनार्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के हिसाब से काम करेगा। अब ये पूरा जो पूरा मतलब प्रपोजल है, इसको लेके लोग गए राजा के पास, फ्रेडरिक विलियम के पास। अब वो राजा के पास गए कि भाई देखो राजा जी, हमारा ऐसा पूरा सिस्टम हमने सोचा है कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पूरा जो जर्मन नेशन है उसमें आप हेड करोगे और आप जो है पार्लियामेंट की मर्जी से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करोगे। तो अब राजा जो है वो तो मतलब अपनी मन मर्जी का मालिक है, उसने आज से पहले जब भी रूल किया है वो एकदम अपनी मर्जी से किया है, तो वो कैसे अचानक से एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई मैं पार्लियामेंट की मर्जी से काम करूंगा। तो ये जो फ्रेडरिक है, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे कोई भी ऐसे मोनार्की और मतलब इस तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं राजा हूं तो पूरे तरीके से राजा हूं, मैं किसी के मर्जी से काम नहीं करूंगा, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने मतलब जो फ्रेडरिक विल्हेल्म IV हैं, उन्होंने
नेशनल असेंबली का जो प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, उसे ठुकरा दिया और यूरोप के जो दूसरे राजा थे उनको जाके ज्वाइन कर लिया। तो जितने भी दूसरे राजा थे वो भी इस इलेक्टेड असेंबली का अपोजिशन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें इस तरीके का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। तो फ्रेडरिक ने भी जाके उन राजाओं को ज्वाइन कर लिया। While the position of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो मोनार्क्स हैं, मतलब जो एरिस्टोक्रेसी है वो पावरफुल होने लग गई और मिलिट्री जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गई। मतलब कि एक तरफ हमें इलेक्टेड असेंबली दिख रही है और एक तरफ हमें कौन दिख रहे हैं, एक तरफ एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी है। अब आर्मी और एरिस्टोक्रेसी का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा था और इसी वजह से जो इलेक्टेड असेंबली है वो ढीली पड़ गई, वो कमजोर पड़ गई और अब वो तहस नहस हो रही थी। मतलब यूं समझ लो कि जर्मन की जो नेशनल असेंबली बनी अब वो टूट रही थी, वो बर्बाद हो रही थी। पार्लियामेंट जो है वो डोमिनेट की जा रही थी मिडिल क्लास के द्वारा। ठीक है, अब मिडिल क्लासेस जो है शुरू शुरू में तो वो ऐसी थी कि जिसको सबने सपोर्ट किया। ठीक है, मिडिल क्लास मतलब ये ऐसे लोग थे, अभी तक आपको समझ ही आ गया होगा कि ये लोग ऐसे नहीं थे कि जो भूखे मर रहे हो, ये अच्छे थे, वेल ऑफ थे, इनकी बेटर सिचुएशन थी बाकी लोगों से। तो शुरू शुरू में इनको जो गरीब लोग हैं, एकदम जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल भी जॉब वगैरह नहीं है, तो एकदम जो गरीब लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। बट धीरे धीरे चल के उन लोगों ने क्या महसूस किया, जो मिडिल क्लास है वो गरीब लोगों की बात नहीं मान रही, उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो नेशनल असेंबली बेसिकली बनी किससे हुई थी, ज्यादातर नेशनल असेंबली में मिडिल क्लास के लोग थे। अब मिडिल क्लास जो है वो गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो धीरे धीरे करके गरीब लोगों ने भी मिडिल क्लास को सपोर्ट करना बंद कर दिया। गरीब लोगों ने ये बोला कि जब हमारी मांगे पूरी ही नहीं की जा रही, जब नेशनल असेंबली हमारी बातें सुन ही नहीं रही, तो हम नेशनल असेंबली को क्यों सपोर्ट करें। राजा के जब राजा वाला सिस्टम था तब भी हमारी सेम कंडीशन थी, राजा भी हमारी नहीं सुन रहा था, और नेशनल असेंबली आई है तो भी हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा, तो फिर हम नेशनल असेंबली को भी क्यों सपोर्ट करें। तो क्या हुआ कि एक रीजन नेशनल असेंबली के टूटने का तो ये था कि भाई एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री पावरफुल हो रही थी, और दूसरा नेशनल असेंबली के इरोड होने का या नेशनल असेंबली का एकदम तहस नहस होने का रीजन ये था कि अब नेशनल असेंबली को जो पॉपुलर सपोर्ट मिल रही थी, जो जनता से सपोर्ट मिल रही थी, गरीब लोगों से जो सपोर्ट मिल रही थी, अब वो मिलना बंद हो गई, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीब लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसीलिए गरीब लोगों ने नेशनल असेंबली को सपोर्ट नहीं किया और धीरे धीरे करके जो उसकी सपोर्ट थी, नेशनल असेंबली सपोर्ट की वजह से तो बनी हुई थी ना, लोगों के मत की वजह से ही तो नेशनल असेंबली आई थी। जब लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो नेशनल असेंबली भी टूटने लगी। तो दो मेजर रीजन थे नेशनल असेंबली के टूटने के, जर्मन नेशनल असेंबली के टूटने के। पहला, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री स्ट्रांग हो गई। दूसरा, जो वर्कर्स वगैरह थे, गरीब लोग थे, आर्टिशंस थे, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि उनकी कोई नहीं सुन रहा था। और आखिरकार सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब जो जर्मन असेंबली है उसमें ट्रूप्स को बुलाया गया, मतलब एकदम सब कुछ उथल पुथल सा हो रहा था, और आखिरकार जो आर्मी है एक तरीके से उसे बुलाना पड़ा और फोर्सफुली पूरी नेशनल असेंबली को डिसबैंड करना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि भाई अब नेशनल असेंबली जो है कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझना है कि भाई नेशनल असेंबली जो है वो टूट गई, अब वो तहस नहस हो गई, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। मेन दो रीजन ये आपको पता चल गए। ठीक है, अब जब भी हम इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं नेशनल यूनिफिकेशन की, आजादी की, तो उसमें एक चीज बहुत बार आ रही है जो कि है सफरेज। सफरेज मतलब राइट टू वोट। और उसमें भी हमने नोटिस किया कि भाई ऐसे जो जगहें हैं जहां पे डेमोक्रेसी आ रही है, जहां पे एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड असेंबलीज जो है वो आ रही हैं, वहां पे भी सबको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो मेन है उनको राइट टू वोट दिया जा रहा है। शुरुआत में तो सारे मेन को भी राइट टू वोट नहीं मिला था, बट धीरे धीरे करके अब जैसे हमने फ्रांस में भी देखा, वहां पे अब राइट टू वोट सारे आदमियों को मिल गया था जो 21 इयर्स ऑफ एज से ऊपर है, ऐसे सारे आदमियों को राइट टू वोट मिल गया था। बट यहाँ पे भी अभी सिर्फ और सिर्फ आदमियों को राइट टू वोट मिला है। विमेन आर स्टिल मिसिंग। औरतों की बात अभी भी कोई नहीं कर रहा है। तो इस पूरे लिबरल मूवमेंट में भी जो औरतों को राइट टू वोट देना है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था। मतलब वैसे तो ये लोग आजादी की बात कर रहे थे, लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, बट ये जो लिबरलिज्म की बात करने वाले लोग हैं वो जब औरतों के राइट की बात आती थी तो हिचकिचा जाते थे।
वो कहते थे कि नहीं, हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, हम आजादी की बात कर रहे हैं, बट सिर्फ आदमियों को ही आजादी मिलेगी, आदमियों को ही राइट टू वोट मिलेगा और औरतों को नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके की बातें वो करते थे। तो ऐसा दोगला सा लिबरलिज्म चल रहा था। भाई लिबरलिज्म मतलब आजादी है, सबको आजादी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आदमियों को मिल रहा है राइट टू वोट, तो औरतों को भी मिलना चाहिए था। बट इस पूरे माहौल में जहां पर लिबरलिज्म और आजादी की बात हो रही है, इसमें भी औरतों को अभी कोई भी दर्जा नहीं मिल रहा था और औरतों को राइट टू वोट देना बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, बहुत बड़ी बात थी। अब औरतें जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इन पूरे प्रोसेशंस, इन रिवोल्यूशंस, इन सब में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और वो औरतें जो है वो चारों तरफ ये चीज महसूस कर रही थी और सब कुछ बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी कि हम इतनी मेहनत से लड़ रहे हैं लिबरलिज्म के लिए, मोनार्की को हटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे, इतना लड़ रहे हैं और हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब जब सड़कों पे रिवोल्ट हो रहे हैं, सड़कों पे मार्च हो रहे हैं, तो जितने आदमी निकल रहे हैं उतनी ही औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उतनी ही औरतों पे भी अत्याचार हो रहे हैं, वो बाहर निकल रही हैं, लड़ रही हैं, मोनार्क्स के खिलाफ जा रही हैं, हमले कर रही हैं। वो जो फोर्ट वगैरह रहते हैं उसमें औरतें भी मतलब एकदम घुली हुई हैं, मिली हुई हैं, बट उनको कोई भी राइट नहीं दे रहा। तो अब औरतों को ये हो गया था कि हम भी अपना कुछ करेंगे। तो औरतों ने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स जो हैं वो निकाले, जो मतलब सिर्फ औरतें जिन न्यूज़पेपर्स को चला रही हैं, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स आए। उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेना और ज्यादा शुरू कर दिया और अपनी मीटिंग्स जो है उन्होंने करनी शुरू कर दी, औरतों वाली मीटिंग। ठीक है, मतलब औरतें जो है वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी सारी चीजों में। बट इन सब के बावजूद भी उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। जब नेशनल असेंबली आई जर्मन की, तब उससे पहले औरतों ने ये सारे काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना चुकी थी, उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो है वो निकाल चुके थे, वो पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन सब में पार्ट ले रही थी। बट जब नेशनल असेंबली आई और जब नेशनल असेंबली में वोट देने की बात आई कि भाई 831 लोगों को चुनना है, इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनको चुनना है, तो उनको चुनने के लिए कौन वोट करेगा? तो बात आई कि सिर्फ और सिर्फ आदमी ही वोट करेंगे, तब भी उन औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिला। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई, मतलब कि जब जो सेंट पॉल चर्च है उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स आके बैठे, तब औरतों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह गैलरी में स्टैंड होने के लिए बोला गया। मतलब औरतें अब इस पूरे सिस्टम में मूक दर्शक बन के रह गई थी, बस वो सब कुछ होता हुआ देख रही थी। उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्होंने इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह किए थे, अब उसको कोई भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। तो ये जो बात है वो आपको ये हाईलाइट करने के लिए दी हुई है कि औरतों की सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं। हमने गरीबों की सिचुएशन देखी कि गरीबों की क्या हालत थी, सब भूखे मर रहे थे, जॉब नहीं थी लोगों के पास और उन्होंने रिवोल्ट किया। जब अभी हमने जर्मन की बात की, तो जर्मन में भी हमने देखा कि जर्मनी में जब नेशनल असेंबली आई तो शुरू शुरू में जो मिडिल क्लास थी उसको गरीबों की सपोर्ट मिली, जो पुअर लोग हैं उनकी सपोर्ट मिली, बट धीरे धीरे करके जो मिडिल क्लास है, जो नेशनल असेंबली में मिडिल क्लास लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने गरीब लोगों की बातें नहीं मानी और जो गरीब लोग हैं वो सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। तो अब हम हर एक तबके की बात करें तो इस पूरे में हमें औरतों की बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि औरत क्या पोजीशन होल्ड कर रही थी इस पूरे सिनेरियो में। तो हमें यह समझ आ रहा है कि औरतों ने पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सारे रिवोल्ट्स में, सारे डेमोन्स्ट्रेशंस में, जो भी प्रोसेशन वगैरह निकल रहा था उन सब में औरतों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बट जब बात आई उनको वोट देने की या वोट का अधिकार देने की, तब सारे लोगों ने, सारे लिबरल्स ने कदम पीछे हटा लिए और बोला कि औरतों को कोई वोट वगैरह नहीं मिलेंगे। तो औरतों को बस एक दर्शक की तरह ट्रीट किया गया। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब जर्मन में जो इलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में आके बैठे, तो वहां पे औरतों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह एडमिट किया गया कि बस आके देखो, जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो, कोई तुम्हें जो कमेंट है वो नहीं सुनी जाएगी, कोई भी तुम्हें बात नहीं बोलनी, कोई मुद्दा नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। इस तरीके की सिचुएशन औरतों की थी इस टाइम पे। सो वापस से हम आते हैं, जो नेशनल असेंबली थी जर्मन की वो टूट गई, वो पूरी डिसबैन हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह हैं, उन्होंने लिबरल्स की मूवमेंट को दबा तो दिया। मतलब जो नेशनल असेंबली वगैरह है वो टूट गई, वो दब गई, बट स्टिल पूरे तरीके से जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो पुराना वाला सिस्टम वापस नहीं ला पाए। जैसे मतलब एकदम पहले था जो सिस्टम, एकदम प्योर राजा महाराजा वाला सिस्टम था, उस तरीके की कंडीशन वो वापस से नहीं ला पाए। अब मोनार्क्स को ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि ये जो बार बार रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, बार बार
लोग आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसको अगर हमें रोकना है तो हमें लोगों को सपोर्ट करना होगा। हमें जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना होगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनको कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी, कुछ छूट देनी पड़ेगी, तभी जाके जो रिवोल्ट्स हैं वो कम होंगे। मतलब मोनार्क्स को अब ये चीज समझ आने लगी थी कि अगर हम एकदम से अपोज करने लगे लिबरल्स का, नेशनलिस्ट का, तो इनके जो रेवोल्यूशंस हैं, इनके जो अपोजिशंस है वो और ज्यादा तगड़े होंगे और मोनार्की हट जाएगी। मोनार्की ऑलरेडी बहुत बार हट चुकी है, फ्रांस में एग्जाम्पल देखा, अभी जर्मन में मोनार्क को जो है एक तरीके से मोनार्क हट गया और नेशनल असेंबली आ गई। तो जगह जगह ये एग्जाम्पल देखने मिल रहे थे कि भाई मोनार्की को हटाया जा सकता है। और मोनार्क्स को अब ये समझ आ रहा था कि अगर हमें बने रहना है, अगर हमें अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है, तो हमें इनको, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, इन्हें थोड़ा सपोर्ट करना होगा, इनकी कुछ बातें हमें माननी पड़ेंगी। तो 1848 के ईयर्स जो हैं, इसके बाद वाले जो भी ईयर्स आए उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप जो हैं उन्होंने कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए। मतलब कि जो जैसे मान लो ये पूरा यूरोप है, इसका सेंट्रल वाला पार्ट और जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इसका ये बीच वाला हिस्सा और ईस्टर्न पार्ट, ये वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो राजा हैं, मोनार्क्स हैं, उन्होंने अब धीरे धीरे करके कुछ कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे। ऐसे चेंजेस जो कि 1815 से पहले हुए थे, मतलब नेपोलियन के टाइम पे जो चेंजेस हुए थे ना, उन चेंजेस को लाना अब इन लोगों ने अपने अपने एरिया में शुरू कर दिया। नेपोलियन को लोगों ने काफी पसंद किया था, नेपोलियन को अच्छा माना था और एक तरीके से नेपोलियन जो है वो छूट दे रहा था, आजादी दे रहा था लोगों को। तो वही चीज अब इस टाइम पे 1848 के बाद जो राजा है उनको समझ आने लग गई, और जो चेंजेस 1815 से पहले लाए गए थे वेस्टर्न यूरोप में, मतलब नेपोलियन के टाइम पे जो चेंजेस लाए गए थे इस वाले पार्ट में, उनको अब इस वाले पार्ट के राजा अपने हिस्से में, अपने जगहों पे लागू करने लग गए, चेंजेस लाने लग गए। जैसे नेपोलियन के टाइम पे सर्वडम और बॉन्डेड लेबर इनको अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप के ऑटोक्रेट्स हैं, इन्होंने भी अपने जगहों पे, अपने एरियाज में सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। सो मेनली हैब्सबर्ग डोमिनेंस इन रशिया में जो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर है उसे अबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और हैब्सबर्ग रूलर्स ने अब हंगेरियंस को थोड़ा छूट देना शुरू कर दिया 1867 में। तो मतलब हैब्सबर्ग पूरा एम्पायर था एक, ठीक है, और हैब्सबर्ग एम्पायर का ही पार्ट था, कुछ हिस्सा हंगेरियंस का भी था, जो मतलब हंगरी वाला पार्ट है, हंगरी वाला रीजन भी हैब्सबर्ग एम्पायर के बीच में आ रहा था। तो धीरे धीरे करके जो हैब्सबर्ग के रूलर है, इस पूरे एम्पायर के जो रूलर हैं, उन्होंने हंगेरियंस को, जो हंगरी वाले लोग हैं, उनको थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी थी। उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा कंट्रोल वो नहीं कर रहे थे, ताकि जो हंगेरियन लोग हैं वो एकदम से अपोजिशन ना दिखाएं और यहाँ से टूटकर अलग होके ना जाए। तो इस तरीके से अब राजा महाराजा जो हैं वो थोड़ी थोड़ी छूट करने लग गए और लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट को सपोर्ट, मतलब एकदम से सपोर्ट नहीं, बट हाँ उनकी कुछ कुछ मांगे मानने लग गए, उनको थोड़ी सी ढील देना शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि जो राजा है वो पूरे तरीके से ना हटे और इनकी जो पोजीशन है वो बनी रहे।